सो हेलो, तो आज हम अभी वेलकम टू अवर न्यू सीरीज़ जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं बहुत जल्द से जल्द मूल कंसेप्ट को रिवाइज। ठीक है, तो अभी हम करते हैं मूल कंसेप्ट चालू। तो पहले बात करते हैं, पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। आप आपके कॉपी में मूल कंसेप्ट की हेडिंग डाल सकते हैं। और ये जो सारी जो माइंड मैप बनने वाला है, तो ये माइंड मैप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मूल कंसेप्ट की। तो अभी हम सबसे पहले मूल कंसेप्ट में हम लोग सीखने वाले हैं मोल्स के बारे में। ठीक है, मोल्स के बारे में। ठीक है, अब पहले बात करते हैं एक मोल होता क्या है। मोल एक टाइप से फिज़िकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? फिज़िकल क्वांटिटी। अब एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल के लिए मैं क्या बोलता हूँ, फिज़िकल क्वांटिटी एग्जैक्टली होता क्या है, इसको थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल से। तो समझिए कि आपके पास में अंडे हैं। क्या है? अंडे। समझिए अंडा है एक। ठीक है, सो जो एक अंडा है इसको हम एक एग बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे 12 एग्स बना दिए, तो आप अब कन्वेंशनली आप ऐसे थोड़ी बोलते हो यूजुअली जब मार्केट में जाते हो कि हम मुझे 12 अंडे दीजिए। आप 12 एग्स के जगह बोलते हो उन्हें कि हमें 1 डज़न एग्स दीजिए। कितने डज़न दीजिए? 1 डज़न एग्स। है ना? समझ में आया ये बात कि अपन 12 अंडों को 1 डज़न बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यही कहानी अगर अपन बदले, समझिए ऐसी कोई दुकान है जहाँ पे एटम्स बिकते हैं। तो ये रहा एटम, एक एटम। अब आपको चाहिए 12 एटम। तो आप क्या बोलोगे कि मुझे 1 डज़न एटम दीजिए, 1 डज़न एटम दीजिए शॉपकीपर को, तो आपको 12 एटम देगा। सो वैसे ही एक फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है, एक मोल एक है फिज़िकल क्वांटिटी। सो ये फिज़िकल क्वांटिटी मतलब कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ये पार्टिकल मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे मोलिक्यूल, एटम हो सकता है ये। उसके बाद में कार हो सकता है, कार बोल दो, कार, साइकिल, तब कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर हम एटम और मॉलिक्यूल्स की ही बात करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री अपेरेंटली। तो यहाँ पे तो इन्हीं 2 चीज़ों की बात होने वाली है। ठीक है, अभी ये मोल्स है। तो अगर हम थोड़ा केमिस्ट्री के बेसिक्स में चलते हैं, है ना, कि ये आया कहाँ से ये सब। सो ये सब का जो ये सब आया कहाँ से। सो अगर ये अपन लेते हैं अपन एक बहुत बेसिक सा एटम जिसको कार्बन एटम बोलते हैं। कार्बन, है ना, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। ठीक है, अभी एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 10⁻⁻19। अब ये जो क्वांटिटी है ना मित्रों, इसको हम A1AMU का कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक AMU कहते हैं। अब मोल्स को ना आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो। एक और तरीका होता है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, सो अभी ये तो अपन ने जान लिया है कि एक AMU कहते कैसे है। ठीक है, तो अभी यहाँ से ना 2 कंसेप्ट निकल जाते हैं, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? अच्छा, कब बात करते कि एक AMU जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब जैसे कार्बन का जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट है, वो है 12। अभी 12 कहाँ से आया? 6/6। और अगर हमें इसका AMU में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे क्या करना पड़ेगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻19। अब ये कितना होता है? ये अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है,
इतना आपको समझ में आया, इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इससे जो निकलता है सो एक्स ग्राम, एक्स मतलब इसका जो हमने वेट निकाला था, सो एक्स ग्राम है ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। सो इसको मॉलिक्यूलर इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है, एक्स ग्राम को। अभी ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि इसके एक मोल में कितने मास एटम है। अब एक मोल क्या बोला था मैंने, एक मोल मैंने 6.023। अब इसको ना अपन ऐसे डिनोट करते हैं, Na एटम, फिर Na, ठीक है। ये इसको हम अवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, ठीक है। सो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगा होगा, अब वापस से हम कार्बन के लिए करते हैं 6 और 6 + 6 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1.67 तो 10⁻⁻19 इंटू एवोगाड्रोस नंबर करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12 आए। पर यहाँ पे ना 12 क्या लगता है, इसमें 12 अब ये है 12 ग्राम एटम, क्या है, ग्राम एटम, या फिर 12 मोल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ग्राम एटॉमिक मास। सेम मॉलिक्यूल्स के लिए भी होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका है। तो मोल कंसेप्ट में बेसिकली कुछ फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। मैं दो बात करूँगा, एक रहेगी गैस वालों के लिए और एक हम बात करेंगे नॉर्मल के लिए, ठीक है। जो नॉर्मली कन्वेंशनली यूज़ आ जाएगा तो हर एक एटम और मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पे एटॉमिक सब्सटेंस के लिए होगा एक, एंड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस और एटॉमिक सब्सटेंस के लिए होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में ना क्या होता है ना कि अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इसके लिए क्या करना होता है, जो अलग अलग एटम्स है, ठीक है। सो एटम 1 का एटॉमिक वेट प्लस एटम 2 का एटॉमिक वेट प्लस ऐसा जितने भी है आपके पास nth का मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे चलते जाना है, ऐसे आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। सो मोल को ना, तो बात करते हैं मोल को हम n से डिपिक्ट करते हैं, हाँ, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है। सो अब मोल्स के फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। सो n इक्वल्स टू गिवन मास, जो क्वेश्चन में मास दिया रहता है टोटल सब्सटेंस का, अपॉन में यहाँ पे लिखे हम मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। ये हो गया एक फार्मूला। अब उसके बाद में एक और फार्मूला होने वाला है अपने पास। इस फार्मूले में क्या होगा ना, जो n होते हैं, मोल्स होते हैं, वो होते हैं पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। अब पार्टिकल्स मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास कितने एटम्स है, 2 एटम, 3 एटम, 5 मॉलिक्यूल, फिर 7 × 10⁻⁻12 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ तो चीज़, कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं ये, ठीक है। तो उसको हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं टू Pt1Na, ठीक है। अब देखना एक बात, हम ये सब फॉर्मूला इंटरचेंज कर सकते हैं और एक मिनट की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यही दो हाँ, सो बेसिकली ना यही दो फार्मूले हैं मोल कंसेप्ट में, जिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद में काम करते हैं, अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दिया होगा, ठीक है,
मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात हो चुकी है। गिवन मास, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये बात एक आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मोल में कितने ये होते हैं, एक मोल में 6.022 10⁻23 एटम होते हैं, या फिर जो भी बोल सकते हैं पार्टिकल। तो इसको ना हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम एक यूनिट ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर हम इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे तो ये हो जाएगा GMM, ठीक है। ये बात थोड़ी नोटेबल थी, ठीक है। सो ये तो बात हो गई, 2 फार्मूला हो गई, इसको अपन को याद करने हैं। मैं स्टार मार्क कर देता हूँ 2 फार्मूले पे। अब बात करते हैं हम गैस, अब बात करते हैं हम एक बार, यहाँ गैस को ऐसा हटा देता हूँ मैं, तो जगह ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं। फिर अभी हम बात करेंगे इसकी, अभी हम बात करने वाले मित्रों गैस वाले सब्सटेंस की, जो कि थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो पहले मैं आपको एक्चुअली इसका फार्मूला देता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला होता है N = V/22.4 लीटर, यहाँ पे एट STP, या फिर ठीक है। अब धीरे धीरे करके इसको चालू कर देते हैं। अब पहली बात, ये वॉल्यूम, ये V जो है इसको बोलते हैं वॉल्यूम एट STP। STP क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये होता है अब देखो, अब होता क्या है ना, गैसेस जो होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, अब अगर मैं बात ही करता हूँ STP की, ठीक है, अगर हम STP की बात ही करते हैं तो STP होता क्या है, STP एक कंडीशन होती है जिसमें जो प्रेशर है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर या फिर 760 SG, जिसको हम लिख सकते हैं, और टेम्प होता है 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो हो गई स्टैंडर्ड टाइम STP के ये। तो STP पे ना कोई भी गैसियस सब्सटेंस है वो हमेशा इतना ही ये करते हैं, मतलब उसका वैल्यूम STP पे जो होता है ना 22.4 लीटर ही होगा, कोई भी हो कितना भी हो, CO, ब्रोमीन, H2 है, XG, जो भी गैस है, हर एक चीज़ यहाँ पे STP पे इतना ही वॉल्यूम ये करती है, ठीक है। ठीक, बात करते हैं एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, डेंसिटी का, जो क्वेश्चन सॉल्व करने काम आता है, वो होता है वॉल्यूम बाय मास। ये भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, लीटर पे, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल इक्वेशन, ठीक है। अब अगर ये लीटर्स के लिए, अब लीटर या फिर डेकामीटर क्यूब वॉल्यूम दिया, अगर डेकामीटर क्यूब छोड़ कुछ भी हो तो वॉल्यूम अपॉन 22.400 ml हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ऐसे सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो अब इतना ही था गैसेस के लिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ ऐसे जानने की ज़रूरत तो नहीं है इनहेरेंटली, ठीक है। अभी एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि इसी के अंदर आती है, जिसको मैं लिख देता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन, जो इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है। सो ये होता है PV = nRT। अब अगर समझिए आपको गैस का वॉल्यूम वगैरह निकालना है, पर वो गैस STP पे नहीं है, तो STP पे करने के लिए क्या करना होता है, सो इसी चीज़ से ये डिराइव होता है, इसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। P1V1/T1 = P2V2/T2, ठीक है। अब P1 माने प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इक्वल्स टू, यहाँ पे STP की वैल्यूज़ भरनी है, तो प्रेशर STP पे क्या होता है 1 × T2, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन,
ठीक है। तो यहाँ से अगर तो यहाँ से जो वॉल्यूम है V1, सो यहाँ पे V2 वॉल्यूम होगा STP पे के जो है, ठीक है। तो आप STP पे ये V2 फाइंड कर सकते हो। सो V2 इक्वल्स टू वॉल्यूम एट STP, ठीक है, ऑफ V1, ठीक है। तो आप ऐसे STP पे हर एक चीज़ यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। पर अगर हम अपनी मोल की कहानी देखें तो मोल की कहानी से जितना भी अभी समझ में आया, मैं आपको इंटर कन्वर्जन का एक चार्ट बना के दे सकता हूँ, जिससे आप हर एक चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, समझिए। ओके, सो अगर ठीक है वो भी बना सकते हैं, पर अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछे, नंबर ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर डिपेंड करता है आपको क्या दिया है, अलग अलग पाथवेज है। सो पहली बात तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए है, सो आपको क्या करना है, उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, आपको पार्टिकल्स निकालने इनफैक्ट। और इसको करने के लिए आपको क्या होगा, मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे पार्टिकल्स निकल जाएंगे। और इससे ना क्या कर सकते ना, फिर आप नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, ओके समझिए। एक एग्जांपल देते हैं। अगर आपको दिया है H2SO4, इसमें अपन को सल्फ़र के कितने एटम हैं, और इसका वेट दिया है 98 ग्राम। सो पहले तो आप मोल्स निकालेंगे, मोल्स के इतना आएंगे 1, और इसके मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे 1 × Na मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। अब ये मैं कैलकुलेट कैसे किया वो बताऊंगा नहीं, यहीं पे सब दिया है, फॉर्मूला लगा के आप खुद ट्राई कीजिए। अब नंबर ऑफ़ एटम्स जानने हैं, तो नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए आप क्या करेंगे ना, इसकी एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे। एटॉमिसिटी क्या होता है कि ये जो सल्फ़र है या फिर कोई भी एटम है, तो इसका कोएफिशिएंट जो होगा वाई कोएफिशिएंट नहीं, सब्सक्रिप्ट बोलते हैं इसको। सो इसको ये इसकी एटॉमिसिटी H2 होता है, O2 होता है, O3 होता है, तो फिर 3, 2 ये सब है ना, ये सब एटॉमिसिटी कहलाते हैं, ठीक है। तो एटॉमिसिटी कितनी है, एक ही है, तो 1 Na × 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम। इसका मतलब यहाँ पे सल्फ़र के एटम कितने हैं, सल्फ़र एटम इन 98 ग्राम इक्वल्स टू 1 Na एटम। सो ये ऐसे इम्प्लाई करता है, ठीक है। सो एट द एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली है, सो मॉलिक्यूल से आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो यही होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ये बहुत लंबा जा रहा है लेक्चर एक्चुअली, पर ठीक है, समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो ऐसे ही होने वाला ही है, ठीक है। ओके, हाँ, इसको ना अच्छा खासा हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म ही होने वाला है, पर अभी अगर हमने जब ये सब आइडियल गैस इक्वेशन ये सब चीज़ें पढ़ ली है, ठीक है, तो एक और चीज़ पढ़ना पड़ेगा अभी हमें यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक फार्मूला दे देता हूँ मैं आपको, परसेंटेज ऑफ एटम इक्वल्स टू number of atom into molecular weight upon molar mass into 100। ओके, सो पहली बात मोलर मास क्या होता है, ये जो हमने एक मोल में जो निकाला था ना, जिसको हम GAM बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास।
सो यही होता है मोलार मास, ठीक है। मोलार मास में क्या होता है ना कि यहाँ पे AMU होता है। सो मोलार मास में ना बस ग्राम ऐड हो जाता है, तो 12 है, 12 AMU का ये हो जाएगा 12 ग्राम, ठीक है। मोलेक्युलर वेट, ये तो टोटल वेट ही होता है टेक्निकली, ठीक है। मोलिकुलर वेट और मोलेक्युलर होता है मोलार मास, ओके। सो ये परसेंटेज निकालने का एक सिंपल ये है। तो अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, सो अगर एक ये है 10 ग्राम H, ओके, एक काम करते थोड़ा सिंपल ही लेते हैं फिलहाल के लिए। 10 ग्राम H2O है, उसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इक्वल्स टू 10%। तो अब इसको ना अपन को इसमें क्या, ओके, H2O है, ठीक है। अब मेरे को ना इसमें H2O में से अपन को दोस्तों क्या करना है ना कि H का परसेंटेज क्वेश्चन मार्क करना है। अब मोलेक्युलर वेट जो है H2O का निकालते हैं। H2O का मोलेक्युलर वेट क्या होता है, 2 + 16 = 18, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में डाल देता हूँ मैं नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे 2 एटम है, 2 × 18 अपॉन मोलर मास क्या है हाइड्रोजन का, मोलर मास हाइड्रोजन का एक ही होता है, × 100, ठीक है। सो ऐसे करके ये निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना 10 ग्राम दिया हुआ है। सो अभी यहाँ पे मोलर मास है, सो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एटम जो है, आप ऐसे करके इसमें से ये निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। ये कर दो, ओके, ये मैंने क्या कर दिया, ओके, ये तो बहुत गलती हो गया यार। मोलिकुलर मास, ठीक है। यहाँ पे मोलिकुलर मास क्या था यार, वापस करते हैं अपन, ठीक है। 1 × मोलिकुलर उसका एटॉमिक वेट कितना था हाइड्रोजन का, 1 × 2 × 1 अपॉन 18 × 100, 4 × 18 अपॉन 100, ठीक है, 50, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। सो 200/9%, सो ये तो आप निकाल लोगे, ठीक है। सो ये मैं बताऊंगा नहीं अब, क्योंकि कैलकुलेशन को थोड़ा टाइम लगता है, कैलकुलेशन का चाहिए आई गेस, ठीक है। सो अब इसी से ना एक और कॉन्सेप्ट बाहर निकलता है इससे, जिसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल और जनरल फार्मूला। एक अच्छा ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बनते हैं। सो बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले की। एम्पिरिकल फार्मूला रेशियो देता है बिटवीन एटम्स, ठीक है। सिंपलेस्ट, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते तो नहीं होगे, पता नहीं, मैंने बनाया कुछ कॉइन किया है, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये जो है ये एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन देता है। एक काम करते, एक एग्जांपल की तरफ समझते ये कहानी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँ आपको, समझो ये है, हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज। सो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ये। अब इसका ना एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा मित्रों, अब आप इसका रेशियो कीजिए, ये C/H/O का। सो ये कितना आएगा, ये क्या आएगा, 6/12/6, 1 2 1। सो ये आएगा 1:2:1 एम्पिरिकल रेशियो। तो इसका मतलब
एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन 1 पे था C1H2O, ये हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब इससे ना अपन एक क्या कर सकते हैं ना, आपको अगर यहाँ पे एक चीज़ दिख रही हो कि अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूँ, इसको किससे 6 से डिवाइड कर दूँ, 6 से डिवाइड कर दूँ, या फिर इसी चीज़ को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये इसके कुछ सिमिलर सा ही आएगा। तो अपन एक ऐसे चीज़ एक और आप सिमिलरिटी निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक काम कीजिए, 12 × 6 इसका मोलर मास लीजिए इस ग्लूकोज का, 6 प्लस 1/12 1 × 12 प्लस 16 × 6 से काम करते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये इसका मॉलिक्यूलर मास आने वाला है। तो अगर आप इसको एम्पिरिकल फार्मूले का जो मास है ये क्या है, एम्पिरिकल 12 + 2 + 16 इससे डिवाइड करोगे। सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला एक नंबर आएगा। सो अब ये नंबर है ना, अब ये नंबर जो है पता है क्या आने वाला है, ये नंबर, ये आप थोड़ा चौंक जाओगे, पर ये नंबर होगा 6। चौंकने वाली बात नहीं है भाई, वैसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो अब इससे ना हम एक फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। वो फार्मूला क्या है जो आपको बहुत काम आने वाला है कि आप मॉलिक्यूलर मास से एम्पिरिकल फार्मूले का मास या फिर ऐसे नंबर निकाल सकते हैं। तो वो है मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू n मोल्स नहीं है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, n अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला का मास। ये मैं स्क्वायर कर देता हूँ ऐसे अलग से, ठीक है। इतना ही है, ठीक है। अब एक है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का एक चार्ट भी होता है, ठीक है। वो चार्ट देता हूँ मैं आपको, अगर आपके इसमें मास रेशियो नहीं होगा, ठीक है। सो एक एलिमेंट है, आप कॉलम बना लीजिए, एलिमेंट समझिए 2 एलिमेंट है, ए और बी, ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट है, ठीक है। अब उनका परसेंटेज या फिर रेशियो दिया हुआ है आपको, समझिए यहाँ पे % रेशियो दिया है, समझ दीजिए ये होगा R%, ये होगा Q%, ठीक है। इतना हो गया। अब इसका हमें मास रेशियो निकालना है। अब मास रेशियो क्या होगा ना कि इसका मास हो जाएगा जो आपका ये है, जो आपका ये है परसेंटेज, तो आपको ना परसेंटेज को R अपॉन इसका ए का जो मास है, मॉलिक्यूलर वेट है AW, इसको AW से लिखता हूँ एटॉमिक वेट को इसके, और B का एटॉमिक वेट E, ठीक है। सो इसका ना कुछ मास रेशियो आएगा, ये मास रेशियो 1 आएगा और ये मास रेशियो 2 आएगा, सही जा रहा हूँ मैं, ठीक है। पर अगर अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, इन दोनों में से आपको ना स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। स्मॉलेस्ट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे MR2 हो सकता है, MR1 हो सकता है, इसमें स्मॉलेस्ट है। आपको क्या करना है ना, ये जो स्मॉलेस्ट वाले है ये स्मॉलेस्ट वाले को आपको डिवाइड करना है नए मास रेशियो से, ठीक है। सो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला का रेशियो आ जाएगा आपको अपेरेंटली। तो अगर समझिए MR1 आप अभी छोटा है, सो MR1/MR1 MR2/MR1, यहाँ पे भी MR1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर MR2 छोटा होता तो MR2 से सो ये कुछ आएगा, नया आएगा। सो हम इसको EF- और EF-2- देते हैं, ठीक है। सो यही आएगा इसका रेशियो। फिर क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला जो फिर ये आ जाएगा
ए ई एफ डैश एंड बी ई एफ डैश डैश। सो ऐसा आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस चार्ट से, ठीक है। सो मोल कंसेप्ट में इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे मोल कंसेप्ट होता है हमारा ख़त्म, ठीक है। सो आप इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए। वैसे ज़रूरत तो नहीं होगी वीडियो देखने का नोट्स की, क्योंकि बहुत आसान ही टॉपिक था। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये कंसेप्ट और आपको अच्छा करना है, सो आप नरेंद्र अवस्थी बुक सॉल्व कीजिए, या फिर आपके कोचिंग का मॉड्यूल/DPP, जिसकी क्वेश्चन जितने अपन इसके प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा मसल मेमोरी में चैप्टर फिट होगा। बाकी चैप्टर तो बहुत आसान था, ठीक है। हैप्पी बर्थडे 12/23। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, सी या, गुड नाइट, टेक केयर एंड जी फॉर द